हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल वकील लीगल नोट्स में। आज हमारा टॉपिक है नेचुरल लॉ स्कूल। नेचुरल लॉ स्कूल को हम नेचुरल लॉ थ्योरी भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं नेचुरल लॉ थ्योरी होती क्या है। Natural law theory basically occupies an important place in the kingdom of political, religion and ethical components. बेसिकली नेचुरल लॉ थ्योरी तीन जगह रिवॉल्व करती है: पॉलिटिकल, रिलीजन एस्पेक्ट्स एंड एथिकल एस्पेक्ट्स फ्रॉम द अर्लियर टाइम। अब नेचुरल लॉ प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग पीस एंड जस्टिस इन डिफरेंट पीरियड एंड प्रोटेक्ट पब्लिक फ्रॉम इनजस्टिस। बेसिकली नेचुरल लॉ का क्या मेन एम्फेसाइज रहता है कि वो प्रोटेक्ट करती है टोटली फ्रॉम पीस, और जस्टिस भी होना चाहिए, और जिसमें इनजस्टिस ना हो, कोई मिसलीड ना करे किसी को भी। तो नेचुरल लॉ थ्योरी इज को एग्जिस्टेंस विद मैनकाइंड एंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम गुड हिमसेल्फ इज सुपीरियर टू ऑल अदर लॉज। बेसिकली नेचुरल लॉ थ्योरी टोटली जनरेटेड फ्रॉम द टर्म एज अ डिवाइन, और ये एक तरीके से सुपीरियर लॉ बोला गया है। इट इज़ अ बाइंडिंग टू ऑल कंट्री ऑल द टाइम। नो मैड मेड लॉ विल बी वैलिड इफ इट इज़ कॉन्ट्रेरी टू द लॉ ऑफ नेचर। ये ब्लैकस्टोन ने बोला है कि नेचुरल लॉ एक थ्योरी है जो को एग्जिस्टेंस है विद मैनकाइंड, जो ओरिजिनेट होती है फ्रॉम गॉड और अ डिवाइन नेचर, जो सुपीरियर है लॉ से भी ज़्यादा, जिसमें बाइंडिंग है टू ऑल द कंट्रीज, जिसमें मैन मेड का तरीके मैन मेड की कोई वैल्यू नहीं है, मैन मेड लॉज की, और टोटली वैलिड है और कॉन्ट्रेरी टू लॉ है। नाउ सी दैट डॉक्टर फ्रेडमैन क्या बोलते हैं। डॉक्टर फ्रेडमैन हैज स्टेटेड दैट द हिस्ट्री ऑफ नेचुरल लॉ इज अ टेल ऑफ सर्चिंग अ मैनकाइंड फॉर एब्सोल्यूट जस्टिस एंड इट्स फेलियर। Therefore, with the change in social and political condition, the nature of natural law is also been changing. ये डॉक्टर फ्रेडमैन क्या कहना चाहते हैं, जैसे एक तरीके से जो जैसे कंडीशंस, हमारी सोशल कंडीशन चेंज होंगी, वैसे वैसे हमारा नेचुरल कंडीशंस भी चेंज होंगी। इन द एंशियंट पीरियड नेचुरल लॉ बिलीव टू बी हैव अ डिवाइन ओरिजिन। जैसे मैंने बताया था कि नेचुरल लॉ एक तरीके से डिवाइन ओरिजिन से ओरिजिनेट होता है। ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड इट हैज़ अ रिलीजियस and a supernatural basis, but in the modern time it has no stronger political and legal moorings. क्या है कि एंशियंट टाइम में इसको बोला गया डिवाइन ओरिजिन, मिडाइवल पीरियड में इसको रिलीजियन एंड सुपरनेचुरल बेसिस को बोला गया है, और मॉडर्न टाइम में इसको पॉलिटिकल एंड लीगल मोरिंग से कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या। अब नेक्स्ट नेचुरल लॉ मीनिंग एंड डेफिनेशन बताई गई है कि नेचुरल लॉ की डेफिनेशन क्या है और उसका मीनिंग क्या है। एज सच नेचुरल लॉ की कोई डेफिनेशन नहीं देखते हैं। इट मस्ट बी स्टेटेड दैट देयर इज अ नो यूनामिनिटी अबाउट द डेफिनेशन एंड द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ अ नेचुरल लॉ, एंड द टर्म नेचुरल लॉ थ्योरी हैज़ बीन इंटरप्रेटेड डायरेक्टली एट द टाइम डिपेंडिंग ऑन द नीड्स। बेसिकली डेफिनेशन ऑफ नेचुरल लॉ कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है उसकी, ना कोई एग्जैक्ट मीनिंग है। ये टोटली डायरेक्टली एंड द डिपेंडेंट होती है बेसिक नीड्स के ऊपर। फ्रॉम द जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू नेचुरल लॉ मीन्स those rules and principles which are supposed to be originated from some supreme source that are God, nature and reason। तो इसमें नेचुरल लॉ को तीन सुप्रीम सोर्सेज से बोला गया। एक तो गॉड, नेचर एंड रीजन। सम थिंकर believes that this rule have divine origin, some find that they are source of nature। तो डिफरेंट जूरिस्ट ने डिफरेंट एस्पेक्ट से सोचा है कि कुछ सोचते हैं कि ये गॉड, सोर्स ऑफ गॉड है, नेचर है या रीज़न है। कुछ सोचते हैं कि ये डिवाइन ओरिजिन है, या कुछ सोचते हैं कि सोर्स ऑफ नेचर में भी आता है। अब इसके मेन फीचर्स ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरी क्या है देखते हैं। एंडलेस एंड अनऑल्टरनेबल। नेचुरल लॉ बेसिकली इट इज़ नॉट एन एंडलेस and it is not being alternable. It cannot be, we cannot change it totally. अब सेकेंड पॉइंट, नेचुरल लॉ इज नॉट एनफोर्सेबल बाय एक्सट्रीम एजेंसी।
बेसिकली नेचुरल लॉ जब इन्फोर्स होगा वो कोई भी एक्सट्रीम एजेंसी से नहीं इन्फोर्स कर सकते हम. Natural law no formal written code, because as such it does not have a does not have a penalty option, or in case if we violate there is a no penalty for a violation of natural law. Fourth point, it is not made by man, it is just discovered by the man. A main feature so let's see the evolution, that from where it being evolved. The concept of natural law varies from time to time according to the purpose of which it has been used. Therefore, the evolution and the development of natural law theory come up with the various stages which may be broadly be studied under this following heads. पहला ancient period, दूसरा medieval period और तीसरा period of Renaissance, and fourth decline of natural law theory to 19th century positivism. ठीक है. अब फर्स्ट देखते हैं कि एंशियंट लॉ या एंशियंट पीरियड में कौन कौन से जूरिस्ट थे जिन्होंने नेचुरल लॉ को डिफाइंड किया था या डिस्क्राइब किया था. फर्स्ट, हेराक्लॉटियस. Heraclitus is being the first and the most important ancient jurist who has been defined the natural law. The concept of natural law was developed by the Greek philosopher who pointed at the three main characteristic feature of law, namely destiny, reason and order. According to him, reason is one of the essential of the natural law. The instability and the frequent changes in the state made a legal philosophy to think about the law. Basically, Heraclitus तीन चीज़ों के ऊपर एम्फेसाइज किया था. पहला, अल्टीमेट गोल, स्टेजेस होनी चाहिए, और एक तो रीज़न होना चाहिए. मीन्स देयर शुड बी अ डेस्टिनी, रीज़न एंड ऑर्डर. सॉक्रेट्स ने क्या बोला था? The name Socrates occupies an important place among the philosophers of the ancient time. He was a great admirer of truth and the natural values. He argued that like natural law, physical, this is a natural moral law. It is because human has insight to distinguish each and everything in different concepts such as bad or good. According to him, justice may be of two kinds, namely natural justice or legal justice. The rule of natural justice are uniformly applicable to all the place, but in legal justice it may differ from place to place depending on the statutory law or social condition of the place. अब बेसिकली सॉक्रेट्स का मेन फोकस किसके ऊपर था? एक तो जस्टिस होना चाहिए. जस्टिस में दो टाइप के जस्टिस बताए थे, नेचुरल जस्टिस और लीगल जस्टिस. नेचुरल जस्टिस होना चाहिए जिसमें मतलब इक्वल स्टेटस देना चाहिए सबको, और लीगल जस्टिस में होना चाहिए चेंजेस विद द टाइम एंड द प्लेस और द कंडीशन. नेक्स्ट जूरिस्ट देखते हैं कौन है. प्लेटो कंपेयर्ड द डिफरेंट नेचुरल लॉ थ्योरीज और डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ प्लेटो. नाउ सी वी कैन सी दैट Plato carried forward the natural law philosophy through his concept of ideal state, which is terminated as republic. He considered that only intelligent and wealthy person should be a king. In his republic term, Plato emphasized the need for perfect division of labor. In other words, every person should mind his own work and not unnecessarily interfere in the other work. अब मेन प्लेटो का एम्फेसाइज किसके ऊपर था? एक तो बोला गया था कि इन्होंने एक रिपब्लिक टर्म को वो किया था टर्म, ठीक है. उसमें इन्होंने किया था कि एक तो इंटेलिजेंट जो पर्सन है, वेल्दी पर्सन कोई किंग बोला गया, ठीक है. और इसमें इन्होंने बेसिकली बोला है कि डिवीजन ऑफ लेबर के ऊपर बोला गया. डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स कि बंदा अपना काम करे और अपने काम से मतलब रखे. अब नेक्स्ट जूरिस्ट कौन थे? Aristotle come out with a more logical interpretation of natural law theory. According to him, a man is a part of nature in two ways. First, he is a creation of God, and secondly, he possesses his reason which enable him to articulate his action. He defined natural law as a reason
unaffected by desire. अब एरिस्टोटल का मेन टू फोकस कौन थे? एक तो क्रिएशन ऑफ गॉड, सेकंड पोजेशन ऑफ हिज रीजन. नेक्स्ट देखते हैं सिसेरो. अकॉर्डिंग टू सिसेरो was a great Roman lawyer statement. According to Cicero, true law is a right reason in agreement with nature. It is a universal application, unchanging, and there would not be a different law at Roman, but one endless and unchangeable law which will be valid for all the nation and all the time. एक तरीके से मेन एम्फेसाइज क्या था कि इन्होंने बोला था कि लॉ शुड बी अनचेंजेबल और ये सब नेशंस के ऊपर वैलिड हो और ऑल द टाइम वैलिड रहे. नाउ सी द हु आर द जूरिस्ट ऑफ मिडाइवल पीरियड. एज मिडाइवल पीरियड स्टार्टेड फ्रॉम 12 to 14th mid-century, generally recorded as the medieval age in the European history. According to them, all laws are either divine or human. Divine law are based on nature, while human law are custom. According to St. Thomas ने क्या कहा था? As St. Thomas considered to be a representative of natural law theory of medieval age, in his view, social organization and state are natural phenomena, as man's activity are directed to ensure his survival, continuity and perfection. He must do this to achieve them, and doing anything against this and share are immoral and wrong things. अब मेन फोकस क्या था कि देयर शुड बी अ सोशल एंड अ स्टेट एंड अ नेचुरल फिनोमिना होना चाहिए. ठीक है. अब थॉमस एक फोर फोल्ड क्लासिफिकेशंस के साथ आए थे. इसकी फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन क्या थी? पहली, लॉ ऑफ गॉड होना चाहिए, नेचुरल लॉ विच इज़ रिवील्ड थ्रू द रीजन, डिवाइन लॉ और लॉ ऑफ स्क्रिप्चर, ह्यूमन लॉज विच वी नोन एज पॉजिटिव लॉ. इसमें एज सच जूरिस्प्रूडेंस में कुछ समझाने वाला नहीं होता. नोट्स बना आप मतलब एक बारी रीड करिए, वैसे समझ आ जाएंगे. मैं आपको बताता जा रहा हूँ साथ के साथ, तो एक बारी रीड करते चलिए साथ के साथ. पीरियड ऑफ रिनाइसेंस, इट इज़ द फोर्थ स्टेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरी. अब इसमें जूरिस्ट कौन थे? मेन जूरिस्ट पहले ह्यूगो ग्रोटियस. He was a great statesman, philosopher, jurist, greater scholar and supporter of Renaissance of his time. He propounded his theory of functional law theory in his Law of War and Peace in 1625 and formulated the principle of international law which were equally applicable to all the states both during war and peace. He held that natural law was not just based on reason but based on rights reason. इनका मेन एम्फेसाइज क्या था? नेचुरल लॉ होनी चाहिए जो जस्ट और बेस्ड हो रीजन के ऊपर. ठीक है. और मेन थ्योरी इनके ऊपर थी लॉ और पीस के ऊपर थी थ्योरी. अब ह्यूगो ग्रोटियस इज राइटली कंसिडर्ड एज अ फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ. जब आप इंटरनेशनल लॉ पढ़ेंगे तो ह्यूगो ग्रोटियस को फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ भी बोला गया है. फादर एज सच ही कॉइंड द टर्म इंटरनेशनल लॉ. ही propounded equality of state and their freedom to regulate internal as well as natural law relations. He considered divine law as a grandmother, natural law as a parents and positive law as a children. Thus he placed the natural law as a higher footing as compared to a positive law. अब लास्ट रहा हमारा 14th सेंचुरी जब पॉजिटिव लॉ आ गया था. सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बीइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस वीडियो. लेट्स स्टार्ट विद द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी. सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कम्स अप विद द मेन थ्री इम्पॉर्टेंट जूरिस्ट, थॉमस हॉब्स, लॉक, रूसो. लेट्स स्टार्ट. स्टेट ऑफ नेचर. स्टेट ऑफ नेचर में हॉब्स ने बोला नेस्टी होना चाहिए, ब्रूटिश होना चाहिए, गवर्नमेंट फॉलो करनी चाहिए. अब लॉक ने क्या बोला है? स्टेट ऑफ नेचर हैज़ परफेक्ट फ्रीडम. और रूसो ने बोला फ्री एंड इक्वल इन स्टेट, नेचर एंड नोबल होना चाहिए. द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट, नेक्स्ट हेडिंग, लॉ एंड ऑर्डर एंड प्रिवेंट वॉर.
अब लॉक ने क्या कहा है, सिक्योर नेचुरल राइट एंड लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, यूनिटी पीपल एज जनरल विल ब्रिंग्स पीपल टू हार्मनी, ये रूसो ने बोला था। अब थर्ड, ह्यूमन राइट्स ओनली सो फार नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, लॉक की लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, रूसो की इंडिविजुअल नीड्स आर नॉट मेट बाय सिविलाइजेशन। अब कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में क्या बोला था, फोर्थ पॉइंट, पीपल गिव अप देयर राइट्स टू किंग, government has to give service and protection can be changed if not working properly, as in a democratic countries same thing applies. Social contract and a government contract, last point, government, there should be a monarchy, constitutional government or a monarchy, reflection of general will, there should be a dictatorship. तो एज सच ये टेबल आप बिल्कुल अगर याद कर लो और पेपर में लिखा ना, आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के टॉपिक में पूरे 5 में से 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसके साथ ही हम आज की वीडियो अपनी एंड करते हैं। तो गाइस प्लीज़ लाइक, शेयर, फॉलो और कमेंट, और जो जो लोग देख रहे हैं, अगर आपने घंटी का बटन नहीं दबाया तो प्लीज़ दबाइए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून विद आवर चैनल।